हाय एवरीवन। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ जो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं लास्ट 9 ईयर्स में 2012 से 2020 तक। और इस वीडियो को भी हम 2 पार्ट्स में लेके आएंगे, जैसे कि हमने एंशियंट हिस्ट्री की पीवाईक्यूज़ वाली वीडियो को कवर किया था। और होप करता हूँ कि वो आपको पसंद आई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट वाली वीडियो में जो एंशियंट हिस्ट्री की हमने कवर की थी उसमें आपको इश्यूज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑडियो का, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स में बताइए। और सेकंड पार्ट जो है उसकी काफ़ी अच्छी ऑडियो है पहले वाले के मुकाबले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग 2020। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। Statement 2, when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. Statement 3, when the biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time. आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1 2 and 3। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर 1 2 and 3 है। जैसे कि इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बायोचार इज अ स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल दैट इज अप्लाइड टू द सॉइल। बायोचार फ्रॉम मैन्योर्स एंड फूड वेस्ट रिकॉर्डेड हायर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लेवल। आपका सेकंड स्टेटमेंट राइट है। सम बायोचार कैन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सो थर्ड इज ऑल्सो राइट। और इसका ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था जो है वर्टिकल फार्मिंग। तो पहले हम वर्टिकल फार्मिंग भी जान लेते हैं साथ में। वर्टिकल फार्मिंग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वर्टिकल फार्मिंग grows crops in vertical stack layered without putting too much impact on the land and water resources. It includes soilless farm techniques, जिसमें सॉइल का यूज़ नहीं होता है। इसमें कई टेक्निक्स ऐसी हैं जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स। तो इन तीनों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसमें वाटर का जो रिटेंशन है वो नहीं रहता है, लगातार एक पंप के थ्रू वाटर में ऑक्सीजन लेवल सप्लाई किया जाता है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको एयर पंप। और फिर इसके थ्रू पानी, जब न्यूट्रिएंट्स रिच पानी एक न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू पानी पूरा जाता है जो क्रॉप में, यानी प्लांट्स की रूट्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं, और बाकी जो पानी है वो वापस आके फिर से पानी स्टोर हो जाता है रिजर्वायर में, जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ 1% ऑफ द वाटर यूज़ करते हैं अपने लिए, और बाकी सारा पानी एवापोरेट हो जाता है, जिसके कारण पानी की काफ़ी सारी वेस्टेज होती है। उसी से बचने के लिए ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है। और जैसा कि एरोपोनिक्स आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है, इसमें प्लांट्स को विदाउट सॉइल उगाया जाता है। इसमें सिर्फ उनकी रूट्स पर स्प्रेयर के थ्रू, स्प्रिंकलर के थ्रू पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे वो ग्रो होती हैं। और ये जो पानी होता है ये भी न्यूट्रिएंट रिच होता है, नॉर्मल पानी नहीं होता। और जैसे कि एक्वापोनिक्स में एक टैंक में मछलियाँ रख दी जाती हैं। उन मछलियों का वो पानी जाके सप्लाई होता है प्लांट्स में, क्योंकि उन मछलियों के वेस्ट के कारण काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं वो सारे उस पानी में आ जाते हैं, और वो पानी जाता है वाटर टैंक, जिसमें फिश टैंक से क्रॉप्स में, और फिर क्रॉप्स से वो छनने के बाद यानी फिल्टर होने के बाद वापस उसी में आ जाता है। तो एक साइकिल बन जाती है रोटेशन के थ्रू। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, एफिशिएंट भी हैं, इसीलिए इनका आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है वर्टिकल फार्मिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 10 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following crop is this? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए कॉटन, बी जूट, सी शुगर केन, डी टी। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब।
टाइम्स अप। आंसर है इसका कॉटन। आप इसमें एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि शुगर केन रिक्वायर्स 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 75 से 100 की, और ये काफ़ी रेन फेड क्रॉप है, इसमें काफ़ी सारा पानी लगता है। और कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड इरीगेशन, फ्रॉस्ट फ्री डेज 210। और जूट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। टी काफ़ी रेन फेड क्रॉप है, ये तो आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है। तो कॉटन ही फ्रॉस्ट फ्री डेज लगते हैं जिसमें 210 है, इसलिए कॉटन इसका राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन द एग्रीकल्चर। आपका स्टेटमेंट 1 है सोइंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। स्टेटमेंट 2 विदाउट द नीड ऑफ द नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Statement 3 carbon sequestration in the soil is possible. Select the correct answer and using the code given below. आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only and D 1 2 and 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका 1 2 and 3। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज नो टिलेज फार्मिंग। नो टिलेज फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग विच देयर नो टिलिंग इन्वॉल्व। हियर द, आप अगर हिंदी में टिलिंग का मतलब जानते हो तो उसे कहते हैं जुताई। यानी कि जब खेती हो जाती है फसल कटने के बाद, फिर नई फसल लगाने से पहले एक बार पूरी जुताई की जाती है ज़मीन की, जिसके कारण पूरी क्रॉप रोटेट हो जाती है अपसाइड डाउन। तो उससे काफ़ी सारे डैमेजेस भी होते हैं, इसलिए here the soil is left undisturbed except the place in seeds and position to germinate। और नो टिलेज फार्मिंग में क्या होता है कि सिर्फ जहाँ पे आपको प्लांट के सीड लगाने हैं वहाँ पर आप क्रॉप के सीड लगाते हैं, और बाकी जगह को ज़्यादा अनटच्ड रखते हैं कि वो अपने आप ही रिकवर हो। और इसके बेनिफिट्स हैं इट अलाउ सॉइल टू स्ट्रक्चर टू स्टे इंटैक्ट। सॉइल इरोजन, और सॉइल आपने इरोजन तो नहीं, सॉइल के क्रैक होने के काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी जिसके कारण वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पाउडरी, लगातार बार बार टिलिंग होने के कारण। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सॉइल बाय लीविंग द क्रॉप रेसिड्यू ऑन द surface। This enhances the ability of the soil to absorb and filtrate water. This in turn decreases erosion and runoff। मैंने इरोजन भी इससे कम होता है और सॉइल इंटैक्ट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं ऑप्शन डी का, आपको इसकी PDF मिली जाएगी। What are the क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। 2020 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है कंट्रोलिंग द एल्कलाइनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। Statement 2 efficient application of rock phosphate and other phosphatic fertilizer is possible। Statement 3 increased availability of nutrient to plant is possible। Statement 4 reduction in the leaching of chemical nutrient is possible। आपके ऑप्शंस हैं A 1 2 and 3 only, B 1 2 4 only, C 1 3 and 4 only, D 2 3 and 4 only। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका 1 3 and 4। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसा है। ये NCERT की क्लास 11 की फ्लोरिकल्चर बुक पेज नंबर 84 में है, चैप्टर 11 में, 11th के शायद तक। तो समझ लेते हैं कि फर्टिगेशन क्या होता है। फर्टिगेशन ये जो टर्म है, आप अगर इसे ब्रेक करके समझ पाएँ, जैसे फर्ट से यानी फर्टिलाइज़र, इगेशन यानी कि इरिगेशन। तो जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र रिच जो वाटर है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड आप जैसे जानते होंगे इरिगेशन का, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट रिच जो वाटर है उसे सप्लाई किया जाता है, और वो ड्रॉप्स जाके
प्लांट में जाता है सॉइल के अंदर, जिसके कारण एफिशिएंट यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का, और वाटर का भी वेस्टेज बहुत कम होता है ड्रिप इरीगेशन के सिस्टम के थ्रू। इसीलिए इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं आजकल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कम से कम करने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया में। ये उसी का एक मेथड है एफिशिएंट एग्रीकल्चर का। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फर्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द प्लांट थ्रू इरिगेशन सिस्टम। दिस मेथड ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर कंजप्शन एंड सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फर्टिलाइजर यूसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। 2018 का क्वेश्चन है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, 3 अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, 4 यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, 5 अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशंस। आपके ऑप्शन हैं 1, 3 एंड 4, बी 2, 3, 4 एंड 5, सी 2, 4 एंड 5, डी 1, 2, 3 एंड 5। चलिए आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, using crop residues to cover the soil, adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotations। ये कुरुक्षेत्र के 2018 के इशू में पब्लिश हुआ था, पेज नंबर 43 पे। इसमें 3 की फीचर्स दिए थे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस बाय अडॉप्टिंग नो टिलेज और मिनिमम टिलेज एंड रिड्यूस ट्रैफिक फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और दूसरा फीचर दिया था मैक्सिमम सॉइल कवर बाय लिविंग क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस। तीसरा फीचर अडॉप्ट स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही क्रॉप लगातार ग्रो ना करना, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो एक क्रॉप में लगते हैं वो लगातार शायद तक एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, जो सॉइल के पास धीरे धीरे मात्रा कम होती जाए उनकी। इसलिए अलग अलग टाइप की फसलें लगातार उगाने से आपकी सॉइल में एक रिन्यूनेस बनी रहती है, एक फ्रेशनेस रहती है, जिसके कारण जैसे एक आपने पैडी या वीट की फसल लगाई, फिर उसके बाद आप लेग्यूम्स की यानी कि दालों की फसल लगाएं जो नाइट्रोजन रिच होती हैं, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल का काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी बताया गया है आजकल एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डिक्रीज पेस्ट डिजीज़ एंड वीट प्रेशर, और ये अलग अलग दिए गए हैं काफ़ी सारे। मिनिमम सॉइल मूवमेंट, सॉइल कवरेज, रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप कवर ग्रोथ, बेनिफिट्स ऑफ सॉइल कवर, हाई वाटर इन्फिल्ट्रेशन अवेलेबल, लेस वाटर इरोजन। ये अलग अलग फीचर्स हैं, आप आराम से इसे देख सकते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज़ क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू यानी कि एक फसल कटने के बाद जो नीचे उसमें बच जाते हैं रेसिड्यूज़, यानी कि लेफ्ट ओवर मटेरियल जो क्रॉप कटने के बाद हार्वेस्ट होने के बाद बचता है, उसे कहते हैं क्रॉप रेसिड्यू। और आपके पास पीडीएफ रहेगी तो आप अच्छे से देख सकते हैं उससे। इसे अपने नोट्स में कुछ पॉइंट्स आपको रेलेवेंट लगेंगे तो आप ज़रूर उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी ये काफ़ी इकोनॉमी, वो भी एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी क्लोज चलते हैं। इनका काफ़ी साथ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएशन करना आसान नहीं है। तो आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is, with reference to the agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in news be used in immediate future? Uh, Statement 1, genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plants. Statement 2, this technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plants. Statement 3, this can be used to decipher the host pathogen relationship in crops. आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1, 2 एंड 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब।
टाइम्स अप। आंसर है इसका 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये NCERT 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 से पूछा गया, क्योंकि ये जो बुक है NCERT की बायोलॉजी की बुक, ये काफ़ी ज़्यादा अंडरडॉग रह जाती है, इसे ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। पर मैं आपसे बोलूँगा कि इसके लास्ट के 4 या 5 चैप्टर्स जो लास्ट के हैं 12th बायोलॉजी की बुक के, वो ज़रूर आप पढ़ के जाइए, आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में होता है, तो प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी हो गया है। तो आप जैसा इतना समझदार तो आप होंगे ही, जब मैं आपको ये PYQs करा रहा हूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आपके आराम से इन्वायरमेंट, वो भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जैसे सॉइल, इन सब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क्स और न्यूज़ में जो स्पीशीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो जाते हैं। तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके 20 से 30 मार्क्स के अराउंड आराम से इन्वायरमेंट से आते हैं। तो आप एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास 10 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन तो कर पाएँ, इतना प्रिपेयर होके जाएँ, क्योंकि लोग सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन लायक ही प्रिपेयर होते हैं और जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है बायोलॉजी से। तो ज़रूर ये आप यहाँ पर एज ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि 2 या 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ऐसे एग्ज़ाम्स में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। Molecular basis of NRN, it is the sequence of the basis of DNA and that determines the genetic information of given organism. जेनेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हमेशा से उसमें इनहेरेंट होता है या उसके पेरेंट्स में इनहेरेंट होता है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स में उनकी क्रॉस ब्रीडिंग के कारण आ जाते हैं। वैसे ट्रेट्स उन जीन्स को कहा जाता है जो आपके जेनेटिक, आपको पेरेंट्स से मिले हैं जेनेटिकली हेरिडेटरी बेसिस पर। Learning about the DNA sequence can lead to understanding of natural capabilities that can be applied towards solving challenges, healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. So on that logic, statement 1 and 3 should be possible, and 1 and 3 should be possible, then statement 2 ought to be possible as well, क्योंकि इसके ऑप्शंस में 1 and 3 इसके ऑप्शन जैसे हम देख सकते हैं 1 and 3 रेसिवर होस्ट पैथोजन, और जीनोम sequencing can be used to identify genetic markers, और टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप, क्योंकि इसकी जेनेटिक स्टडी के कारण हम बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं, इसीलिए इसमें टाइम की भी बचत होगी। इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट 1, रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड। स्टेटमेंट 2, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग अ फील्ड। स्टेटमेंट 3, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। आपके ऑप्शन हैं 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D 1, 2 and 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका 1 and 3, अप्लाइंग जिप्सम टू इरीगेशन बिफोर इरीगेशन ऑफ इरीगेटिंग द फील्ड। ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। कुरुक्षेत्र मैगजीन 2017 नवंबर का स्पेशल इशू जो इरीगेशन पे आया था, उसमें ये सब था। टिलेज एक्सपोजेज द सॉइल टू ड्राइंग, कन्वर्सली रिडक्शन इन द टिलेज हेल्प्स कंजर्व सॉइल वाटर। स्टेटमेंट 1 सही है। रिटेंशन ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द सॉइल टू द एयर एंड कूल्स द सॉइल। स्टेटमेंट 3 भी सही है। लोग इवन जिप्सम, ये एक डाउटफुल ऑप्शन था, इवन जिप्सम एप्लीकेशन हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, सो एक्सपर्ट्स डिवाइडेड इन ऑप्शन C and D, बट ऑफिशियल आंसर की में इसका ऑप्शन C ही सही आया था, जिसमें 1 and 3 था, इसलिए हम लोग 2 ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। 2017 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल
for agriculture commodities. Statement 2, it provides farmers access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. और इसका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, पर इसे ई नाम भी कहते हैं, आपको एक हिंट मिल गया होगा। चलिए इसका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करते हैं, फिर आंसर बताऊंगा। टाइम्स अप। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका बोथ 1 एंड 2। यह है इनाम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया था इनाम, और रिसेंटली इसे फिर से एक एज मिली है, इसे फिर से एक बूस्ट या पुश मिला है। इनाम पोर्टल इंटीग्रेशन ऑफ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ENWRs, यानी कि वेयर हाउस रिसिप्ट अगर कोई फार्मर जाके अपना प्रोडक्शन वेयर हाउस में करवाना चाहता है और उसे फिर एक रिसिप्ट मिल जाती है जिसके थ्रू वो कभी भी जाके उससे लोन भी बोरो कर सकता है और वो अमाउंट जाके ले सकता है, जिससे उसे गारंटी के तौर पर मिल जाती है ई रिसिप्ट, जिसके थ्रू वो ये बता सकता है कि उसका सामान इस तारीख को इतना इतना उसने डिपॉजिट किया था वेयर हाउस में। और ये जो नए फीचर इसमें ऐड करे गए हैं 3, ऐसे एग्रीकल्चर ई नाम प्लेटफॉर्म पे जो एक ई रिसिप्ट वाला, और फिर इसके बाद वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड वेयर हाउस विच डिक्लेयर डीम्ड मार्क बाय द स्टेट। ऑप्शन सी ई नाम पोर्टल, ये काफ़ी फेमस है और इसका प्रोसेस भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद उनके प्रोडक्शन की सैम्पलिंग ली जाएगी, जिसके थ्रू फिर वो बिडिंग के थ्रू इनका सामान बिकेगा। जो ऑनलाइन इनके बिड करेंगे इन्हें, जिसकी ज़्यादा बिडिंग होगी वो सामान परचेज करेगा, फिर इनकी वेमेंट और फिर इन्वॉइसिंग होगी, फिर ऑनलाइन पेमेंट फार्मर तक पहुंच जाएगा। जो एक्सप्लॉइटेशन है मिडिल मैन के थ्रू, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। उसी को डिक्रीज करने के लिए स्पेशली इनाम बनाया गया है, और आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी और फिर गुड्स फिर आपके वो खुद आके ले जाएगा जिसने बिड किया है, जिसने आपसे परचेज किया। इनाम का बहुत बेनिफिट होने वाला है, अगर पर इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये हैं जैसे इसके बेनिफिट्स। लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस विल हैव बेटर इनकम। डिपॉजिटर्स, फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस अक्रॉस द नेशन बेटर प्राइस विदाउट हैसल गोइंग टू द मंडी। मंडी में जाके उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर्स वगैरह में लेके सामान जाते हैं उसमें ही इतना खर्चा आ जाता है उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में। तो अगर वो कम रेट पे भी मिलता है तो दोबारा आने से अच्छा है कि वो कम रेट पे ही वहाँ बेच के आ जाते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है उनका। फार्मर्स विद देयर प्रोड्यूस, warehouse development regulatory authority accredited warehouse can avail the benefits of pledge loan if required. Price stabilization by matching supply and demand through time and place utility. आपके पास PDF रहेगी तो इसे नोट्स में ज़रूर आप इनकॉर्पोरेट कर लेना इनाम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट 1. Expanding the cultivable area under irrigation. 2. Enabling the bank access the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality. And 3. Checking the overuse of fertilizer in farmlands. आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 3 ओनली, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड्स। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स ये 12 पैरामीटर्स पे चेक करती है हेल्थ को, सॉइल की, और फिर उस हिसाब से आपका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। और ये हर शायद तक 3 साल में रिन्यू होता है। ये बिल्कुल यहाँ पे 3 साल में ये रिन्यू होता है। एक बार बनवाने के बाद ये 3 साल तक सॉइल हेल्थ कार्ड की वैलिडिटी रहती है। और ये 12 न्यूट्रिएंट के बारे में बताता है। पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर, फार्म होल्डिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के थ्रू इसे चलाया जाता है, रेगुलेटरी बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी गाइज, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, इस जस्ट कफ एंड कोल्ड की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर सॉइल फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इनिशिएटिव्स aims to demonstrate the improved production and post harvest technologies and to demonstrate value adding techniques in an integrated manner with a cluster approach. Statement 2, poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme. 3, an important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment. आपके ऑप्शंस हैं A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, D 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप एवरीवन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1 and 2। Initiative aims at demonstrate improved production and post harvest technologies sorry and to demonstrate value adding techniques in an integrated manner with cluster approach. Statement 2, poor and small farmers, tribal farmers have larger stake in this scheme. Explanation देख लेते हैं। This initiative aims at demonstrate improved production and post harvest technologies. First, the policy aims the scheme through processing the value addition techniques is expected to generate consumer demand for millet based food products. Poor and small marginal farmers are a larger stake in this scheme. और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर पॉलिसी ये फ्री किट्स देने के बारे में बात तो करती है, पर इसमें ये नहीं बोला है कि शिफ्ट करेंगे कमर्शियल क्रॉप से मिलेट की तरफ। मिलेट को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, बट ऐसा नहीं है कि कमर्शियल क्रॉप्स को डाउन करके मिलेट्स पे प्रेफर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आने वाला साल 2023 और आपके यूपीएससी एग्जाम से बहुत रेलिवेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये लगातार इंडिया के एफर्ट्स हैं। और इंडिया मिलेट का वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है, इसलिए इससे हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो मिलेट्स होते हैं, इन मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये काफ़ी सारे स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस को कलेक्टिव टर्म की वजह से इनका नाम मिलेट पड़ा है। इसमें काफ़ी सारी मिलेट्स हैं अलग अलग, जैसे रागी, फिंगर मिलेट, ज्वार, सरगम, समा, लिटिल मिलेट, बाजरा, पर्ल मिलेट एंड वरीगा, प्रोसो मिलेट। ये अलग अलग मिलेट्स हैं, इन्हें कलेक्टिवली मिलेट्स बोला जाता है। और इंडिया इसके मिलेट के एविडेंस हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखे गए हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स ऑफ 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन। और इसके न्यूट्रिशन काफ़ी सारे हैं। ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस सच एज ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ से जो प्रोन हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोटो इनसेंसिटिव हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट है, लेस वाटर कंज्यूमिंग है, और ड्रॉट कंडीशन, पानी का होना ना होना थोड़ा बहुत अगर कुछ डिफ्रेंशिएशन है तो उनकी फसल पे काफ़ी इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये काफ़ी अच्छी एक क्रॉप का ऑप्शन है हमारे फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव। आपका स्टेटमेंट 1 है, टू प्रोवाइड modern technology training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agriculture productivity. Statement 2, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agriculture, biodiversity
and knowledge systems of the local communities. Statement 3, to provide geographical indication status to all the varieties of agriculture produce in such identified GIAHS. आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 3 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3. 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. आंसर इसका 2 ओनली. टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज. इसका ये ऑब्जेक्टिव है. promotes public GIAHS promotes public understanding, awareness, national and international recognition of agriculture heritage system. Initiate explicitly recognizes the change in the traditional political, social and economic processes is inevitable that can be frozen or recreated, cannot be frozen and recreated. ये 2005 में स्टार्ट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. has designated 62 systems in the 22 countries, और शायद इंडिया में इसके 3 हैं, 2 in India. और ये आप अलग अलग देख सकते हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, agreement on the application of sanitary phytosanitary measures, peace clause appear in the news frequently in the context of affairs of the. ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं ये 3 टर्म्स? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज. ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. चलिए देखते हैं. आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंडिया ने भी साइन कर रखे हैं. देखते हैं. एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं. रिडक्शन, चलिए ये देख लेते हैं एक करके, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं. रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. एग्रीमेंट प्रपोजेज एन ओवरऑल रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑन फेजिंग आउट ऑफ द क्वांटिटिव restrictions over the period of time. और ट्रिप्स और ट्रिम्स, आपने इनके बारे में काफ़ी सुन रखा होगा. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर ऑफ इंटेंजिबल इलीगल यूज ऑफ हिज क्रिएशन. यानी कि किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपना खुद का पेटेंट करवाया है किसी प्रोडक्ट को, उसे आप इलीगली बिना उनकी कॉपीराइट या फिर क्रेडिट्स लिए हुए नहीं यूज़ कर सकते या कॉपी नहीं कर सकते. ये ट्रिप्स हैं. एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. दिस डील्स विद द रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री दैट डू नॉट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया. यानी कि जो जैसे कहते हैं ना कि एक स्कैन, यानी कि स्कैन या फिर मेज़र्स जो होते हैं जिनके थ्रू उनकी क्वालिटी चेक होती है प्रोडक्ट्स की, अगर वो नहीं हुए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो उन्हें कंट्री को एक्सपोर्ट करने उन प्रोडक्ट्स को नहीं मिलेगा. इसके थ्रू ये है SPM इन्हें कहा जाता है. और ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. द एग्रीमेंट फॉरबिड्स द होस्ट कंट्री टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्रॉड in domestic investment. Agreement requires investment to the freely allowed by nations. Agreement on agriculture. The agreement deals with the giving market access, reducing export subsidies. जैसे एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में और हम अपने फार्मर भाइयों को एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोत्साहन यानी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट चार्जेस और जो उन्हें ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं वो उनमें बिल्कुल कटौती कर देना. ये सब भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कवर किया जाता है. मल्टी फाइबर एग्रीमेंट. द एग्रीमेंट इज़ नो लॉन्गर अप्लाइड. ये 2004 तक था तो इसका कोई यूज़ नहीं बनता है, इसे हटा ही देते हैं.
Question number 13. In India, markets in agriculture products are regulated under the 2015 का क्वेश्चन है. In India, markets in agriculture products are regulated under the option A, Essential Commodities Act 1955, B, Agriculture Produce Market Committee Act enacted by states, C, Agriculture Produce Grading and Marketing Act 1937, D, Food Products Order 1956 and Meat and Food Products 1973. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. देखते हैं इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट्स. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट स्टेट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव inappropriate use of nitrogen fertilizers in agriculture. 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1. The proliferation of nitrogen fixing microorganisms in the soil can occur. Statement 2. Increase in the acidity of the soil can take place. Statement 3. Leaching of nitrate to the groundwater can occur. आपके ऑप्शन हैं A 1 and 3 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. चलिए देखते हैं इसका आंसर है 2 and 3. द प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन ऑकर. ये गलत है और दोनों सही है. इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर. और कुछ और भी इम्पैक्ट्स हैं. इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स, ये भी है. फार्मर इंडेप्टनेस, फार्मर सुसाइड, ये सब इससे रिलेट करते हैं कि फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए पड़ते हैं जो फार्मर्स के पास अगर नहीं हो तो वो मनी लेंडर्स से जाते हैं प्राइवेट, क्योंकि आसानी से बैंक लोन्स उन्हें सेंक्शन नहीं होते. इसी वजह से ये एक विशियस साइकिल है. लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है. एक्सपोर्ट रिजेक्शन में यूरोप में फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उनके चक्कर में इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इनमें एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है. ये गवर्नमेंट ICAR ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं जो कि आप देख सकते हैं इसमें, और इसमें आप देख लीजिएगा अलग अलग से काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दी गई हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कंसेप्ट. सीड विलेज कंसेप्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही बताता है. आपका ऑप्शन है A, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. B, involving the farmers for training in quality seed production and thereby make available quality seeds and others at the appropriate time and affordable cost. C, earmarking some villages exclusively for the production of certified seeds. D, identifying the entrepreneurs in the village and providing them technology and finance to set up seed companies. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. आंसर है इसका B, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयरबाय मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट. A suitable area for seed production will be identified by the scientists. The foundation certified seeds and university labeled seeds will be supplied to the university through कृषि विज्ञान केंद्र and research stations at 50% subsidy cost and identified. The seed village concept ये इसलिए कहा गया है कि जो स्पेसिफिकली एक कुछ फार्मर्स का ग्रुप बन जाएगा वो सीड सप्लाई करेंगे लोकल एरियाज़ में काफ़ी कम कॉस्ट में, क्योंकि सीड बाहर से लाना इज़ वेरी मच कॉस्टली और वो जाके बर्डन पड़ता है एक नॉर्मल फार्मर पर, बजाय उसके कि एक ही गांव के अंदर ही सीड की सप्लाई या सीड की प्रोडक्शन होने लगे, जिससे गांव के गांव में और कम कीमतों पर लोगों को सीड अवेलेबल करवाए जाए. इसके लिए ये स्कीम आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन ब्लोज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. ये
थोड़ा इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ए लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सी कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डी नन ऑफ द अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इसका कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वो प्लो पहले लकड़ी का यूज़ करते थे हल, अब अगर वो स्टील का यूज़ करेंगे तो वो अपने एक फार्म के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक फसल के बाद उनका प्लो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बार यूज़ करेंगे, एक बार इन्वेस्ट करेंगे और ये काफ़ी सालों साल से यूज़ करेंगे, और ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिससे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स में इन्हेंसमेंट होगा। तो इसीलिए इसे कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में रखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स? Statement 1, vegetative propagation produces a clonal population. Statement 2, vegetative propagation helps in eliminating the virus. 3, vegetative propagation can be practiced most of the year. आपके ऑप्शन है 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1 2 एंड 3। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर इसका 1 एंड 3, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस अ क्लोनल पॉपुलेशन। और थर्ड ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आप देख सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि एक कट लगाने के बाद कई स्टेम्स में वहाँ से प्लांट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। रूट कटिंग, रूट कट करके फिर से उसे लगाना, फिर वहाँ से ग्रो करवाना। एसेक्सुअल सीड्स, सकर्स, जैसे प्लांट के फ्रूट्स उठा के सीधे उसमें लगा देना। और जैसे ये 2 स्टेम्स थी इस प्लांट में, और एक को कट करके दूसरे में लगा दिया तो 2 प्लांट हो गए। ऐसे इन सब को अलग अलग इन्हें ग्राफ्टिंग, ऐसे डिवीजन ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया क्लस्टर बीन्स ग्वार इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ वेजिटेबल फॉर एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट? ग्वार क्लस्टर बीन। ऑप्शन ए है द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ऑप्शन बी द गम मेड फ्रॉम द सीड इज यूज्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। Option C, the leaf extract of the plant has the properties of uh, antihistamines. Option D, it is a source of high quality biodiesel. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है इसका द गम मेड फ्रॉम द सीड्स इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैस। यह है ग्वार। आपने देखी होंगी कई बार, शायद तक सैम फली कहते हैं इसे कुछ। देख सकते हैं आप इसके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स में, और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। Modified and unmodified is very versatile and efficient natural polymer covering the number of application in various industries like food, beverages, pharmaceutical, cosmetics, paper, textile, construction, oil and gas, well drilling, mining due to the cost effective emulsifying and thickening properties. आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? फर्स्ट statement, prevention of soil runoff. Second statement, linking the country's perennial rivers with seasonal rivers. 3, rainwater harvesting and recharge of groundwater table. 4, regeneration of natural vegetation. आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी 2 3 and 4 ओनली, सी 1 3 and 4 ओनली, डी 1 2 and 3 4। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है।
टाइम्स अप। आंसर इसका 1, 3 एंड 4। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये आप देख सकते हैं वाटर, ये मैंने दृष्टि आई इसकी उस पर देखा था इस पिक्चर को, मुझे बहुत बढ़िया लगी। ये बिल्कुल प्रॉपर आपको एक आइडिया दे देती है वाटर शेड का, वहीं से मैंने ये पिक करी है। Watershed is a closed drainage basin. Catchment area is an area of land and drains or sheds water into a specific water body. It is an independent drainage unit or for surface water runoff. ये डिवाइड कर देती है इस एरिया को इस वजह से। It is an independent drainage unit for surface water runoff. One watershed is separated from by another by a natural boundary known as water divide. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे एग्जीक्यूट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंडर आती है। 90:10 का इसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसमें मैचिंग है शायद, मैच द करेक्ट पेयर्स। प्रोग्राम और मिनिस्ट्री। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। Second, Desert Development Program, Ministry of Environment and Forest. Third, National Watershed Development Project for Rainfed Areas, Ministry of Rural Development. आपके ऑप्शन है 1 and 2 only, B 3 only, C 1, 2 and 3 and D none. टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर, इसका नन, कोई भी इसका सही नहीं है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आया था। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेनफेड एरियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है 2014। व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगरकेन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव? फर्स्ट स्टेटमेंट, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल method of cultivation. Second, drip irrigation can be practiced very effectively in this. 3, there is no application of chemical and organic fertilizer at all in this. 4, the scope for intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. Option A 1 and 3 only, B 1, 2 and 4 only, C 2, 3 and 4 only, D 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1, 2 एंड 4। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल, ये गलत स्टेटमेंट है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव नाबार्ड के थ्रू आया था ये, और इसके आप काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, ये देख सकते हैं। NPK फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड एट द रेट ऑफ 112 to 25 kg। गैप फिलिंग आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा गले में इशू हो रहा है गाइस, तो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे उसके लिए बहुत माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर होप करता हूँ आप समझ पाएंगे। PDF आपके पास इसका हमेशा रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2014। स्टेटमेंट 1, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। सेकेंड, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। 3, alcoholic beverages can be produced by using maize. आपके ऑप्शंस हैं 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 1, 2 and 3। All 3 statements are correct. Maize can be used for the production of starch. Oil extracted from the maize can be feedstock for diesel. Alcoholic beverages can be produced by using maize. Next question है, consider the phenomena of following techniques. 1, budding and grafting in fruit plants. कोशिश करना कि आपको ये रिकॉल हो जाए, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है। स्टेटमेंट 2, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। 3, जीन साइलेंसिंग।
Which of the above is used to create transgenic crops? A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D none. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है. टाइम्स अप. देखते हैं इसका आंसर. आंसर इसका 2 and 3, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन है साइलेंसिंग. ट्रांसजेनिक और जीएम क्रॉप्स को ही ट्रांसजेनिक कहा जाता है. इसमें ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है, इसलिए इसे ट्रांसजेनिक कहा जाता है. प्लांट्स हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड. इसमें आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया जाता है जीन्स को, यूजली बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स. Grafting and budding are horticulture techniques used to join parts from two or more plants so they appear grow in a single plant. जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कट लगाया और फिर उन्होंने एक साथ कर दिया, फिर ये साथ में ही ग्रो होंगे. जैसे बडिंग में उन्होंने यही किया, पहले इसमें कट लगाया, फिर उसके बाद वो वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो गया ऊपर की जगह. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी समझ लीजिए, अ कंडीशन अंडर विच द प्लांट इज अनेबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पॉलन. मतलब वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं कर सकता, एक एग फर्टिलाइज नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. किन्नौर रीजन और वेल नोन फॉर प्रोडक्शन, यानी एक क्रॉप जिसका प्रोडक्शन उस एरिया में होता है फेमसली, ये देखना है. तो रीजन फर्स्ट है किन्नौर और उसमें एरेका नट का प्रोडक्शन होता है क्या. 2 मेवात, उसमें मैंगो. 3 कोरोमंडल सोयाबीन. आपके ऑप्शन हैं 1 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 2 and 3, डी नन. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है. टाइम्स अप एवरीवन. देखते हैं इसका आंसर. नन है इसका भी आंसर. किन्नौर हिमाचल इज फेमस फॉर एप्पल्स. एरिका नट इज मोस्टली कन्फाइंड टू कर्नाटक, केरल एंड आसाम. Mewat in Haryana is not famous for mango. UP is famous for mango. Similarly, the Coromandel coast is not famous for soyabeans. The top 2 producer of soybean is Madhya Pradesh and Maharashtra, which are outside Coromandel coast. तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. With reference to the neem tree, consider the following statement. Statement 1. Neem oil can be used for pesticide to control proliferation of some species of insects and mites. 2. Neem seeds are used in the manufacture of biofuels and hospital detergents. Statement 3. Neem oil has applications in the pharmaceutical industry. आपके ऑप्शन हैं 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 2 and 3. टाइम आपका स्टार्ट होता है. टाइम्स अप. चलिए आपका आंसर देखते हैं. 1 and 3 ओनली. नीम सीड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स ऑन हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स. ये गलत है. ये क्या बन गया, सॉरी, ये गलत है. और नीम ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर पेस्टिसाइड कंट्रोल एंड नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ये तो काफ़ी वेल नोन है. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स. कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट. ये इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको बनना चाहिए. ऑप्शन है 1 and 4 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 2 and 3, डी 2 3 and 4. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है. टाइम्स अप. देखते हैं इसका आंसर. आंसर है 1 2 and 3. वीट जो है वो रबी क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में होती है. और ये आप देख सकते हैं इसका मैप, पूरा चार्ट मैप कह रहा हूँ. और एक जो ये जायद क्रॉप आप देख रहे हैं, ये जायद क्रॉप एक गैप में उगाई जाती है खरीफ और रबी के. रबी की फसल मोस्टली अप्रैल जून के आसपास हार्वेस्ट होती है, फिर जून जुलाई में ये होती है. मार्च से जुलाई के बीच में कई एरियाज़ में
ये अप्रैल या मई या मार्च के पहले भी रबी फसल कट जाती है। तो फिर जून में जब सो होती है, यानी कि फर्स्ट रेनी सीजन जो नॉर्थ इंडिया में होता है, उसके बीच में एक गैप रहता है। इसमें ये वाटर रिलेटेड फ्रूट्स, यानी कि जैसे वाटरमेलन, इन सब को उगाया जाता है। इसे ज़ैद फसल में गिना जाता है। Question number 27. Contour bunding is a method of soil conservation used in A. Desert margins liable to strong wind action, B. Low flat plains close to stream courses liable to flooding, C. Scrublands liable to spread of weed growth, D. None of the above. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है नन ऑफ द अबव। ये टेरेस फार्मिंग की तरह ही है, आप अगर समझ पा रहे हो। contour bunding is one of the simplest method. The technique is used to place where the land is slopy due to slope soil and nutrients erode fast, and agriculture uneconomical. To adopt this technique, agriculture field contours are marked and then the bunds are taken along the contours. इससे जो वाटर का फ्लो है वो एकदम से आके गिरेगा नहीं, वरना गड्ढा हो सकता है उस सॉइल में और एरोड हो सकते हैं न्यूट्रिएंट रिच जो अपर फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है। इसी वजह से उनमें ये स्टेयर्स की तरह बना दिया जाता है कि एक फ्लो स्लो हो जाए स्पीड वाटर की। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया: ग्राउंडनट, सेसमम, पर्ल मिलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप या रेन क्रॉप? आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 3 ओनली एंड 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है इसका 1 2 and 3। ऑल ऑफ देम आर रेन फेड क्रॉप्स। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ग्राउंडनट, सेसमम और पर्ल मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया: काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर? आपके ऑप्शन है 1 and 2, B 2 ओनली, C 1 and 3, D 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1 2 and 3। तीनों यूज होते हैं पल्स फॉडर और ग्रीन मैन्योर की तरह। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये तीनों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सड फार्मिंग? ए कल्टिवेशन ऑफ बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स, बी कल्टिवेशन ऑफ 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, सी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, डी नन ऑफ द अबव। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, दोनों। मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो पेस्टोरल्स होते हैं और साथ में क्रॉप्स की भी कल्टिवेशन करते हैं, उन्हें कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की कैटेगरी में रखते हैं। हो गई है आपकी, मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, कोशिश करूँगा कि अगली बार अच्छा हेल्दी होके आऊँ फिर आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको ये 1% भी हेल्प कर रही है आपकी जर्नी में, तो मेरा पर्पस फुलफ़िल हो गया है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, कमेंट में अपने फीडबैक्स देना, सजेशन देना। और होप करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही लाता रहूँगा। और कुछ आप ऐड ऑन करवाना चाहते हो, कुछ और लेके आऊँ मैं करंट अफेयर से रिलेटेड या समथिंग, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू देन। बाय बाय। जय हिंद।